बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज हम क्रिमिनल लॉ के एक बहुत ही अहम टॉपिक लॉ ऑफ बेल के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट मियां अली हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आपने हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। सर, यंग लॉयर्स के लिए एक जो सबसे आसान या सबसे जल्दी मैं कहूँ जो केस प्रोक्योर करना होता है वो बेल का केस होता है और बहुत ज़्यादा एक लॉ स्टूडेंट्स के अंदर ये बात भी चलती है कि कुछ मिले ना मिले बेल तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये उतना भी आसान कॉन्सेप्ट नहीं है जितना हमने इसे ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लॉ ऑफ बेल है क्या, बेल का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, थैंक यू विशाल अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, लॉ ऑफ बेल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, येट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और एट द सेम टाइम बहुत सिंपल भी है। बट इसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाने से पहले ये बेहतर होगा मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो एक यंग ग्रेजुएट्स हैं, यंग एंट्रेंट्स हैं जो कि इस प्रोफेशन के अंदर एंटर हो रहे हैं। विद दैट रेफरेंस, अगर एक यंग लॉयर कोई बहुत आसानी से केस प्रोक्योर कर सकता है तो वो बेल का ही केस होता है। बट केस प्रोक्योर करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। उस केस की, उस बेल की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरना इज़ द डिफ़िकल्ट पोर्शन ऑफ दैट केस, बेल। अमूमन हमारे यहाँ FIR दर्ज होने के बाद, फिज़िकल रिमांड होने के बाद जो स्टेज आती है वो बेल की स्टेज होती है। अगर बेल को देखा जाए तो इसके बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं जिससे आपकी ऑडियंस को समझाया भी जा सकता है। और मैं बज़ाते ख़ुद जब भी बेल को देखता हूँ तो इसके अंदर मैं इसका एक लीगल एस्पेक्ट देखता हूँ, एक इसका सोशल एस्पेक्ट है, एक इसका एथिकल एस्पेक्ट है, एक इसका आपके क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और इन चारों पांचों एंगल्स को देखते हुए आप बेल को अप्रोच करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लीगल एंगल की बात करें, मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास जो वक्त की हदूदों कयूद है उनका ख्याल रखते हुए, बट आपको ये बताता है जो जनरली बेल जो है वो आपके पास 3 किस्म की होती है। ठीक है, बल्कि आप इस तरह कह लें कि 4 किस्म की होती है आपके पास बेल। एक आपके पास है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड, व्हाट डू यू मीन बाय बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस? अगर आप CRPC के 2nd शेड्यूल को देखें तो उस शेड्यूल के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान के तमाम ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन दी हुई है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। बिल्कुल। अब जो ऑफेंसेस ऑलरेडी CRPC के 2nd शेड्यूल ने जिनको बेलेबल डिक्लेयर कर दिया हुआ, उसके लिए जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 496। क्या वो मुचलका वगैरह दे देते हैं और आपकी बेल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद 2nd फेज़ आता है आपका प्री अरेस्ट बेल, और इसकी भी 2 डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है। एक बात एट द वेरी आउटसेट मैं आपको बता दूं कि प्री अरेस्ट को एंटरटेन करने का, जो कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 498 के तहत आप फाइल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी पहली कोर्ट ऑफ इंस्टांस वो कोर्ट ऑफ सेशंस है। और अगर आपकी वहाँ से बेल खारिज हो जाए तो यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ आपकी ऑडियंस के लिए कि बेल का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट है। और कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि उसी सेक्शन के तहत अगली अदालत के पास उसको एंटरटेन करने की अथॉरिटी मौजूद होती है। ना इसकी निगरानी होती है, ना इसकी कोई अपील दायर होती है। सो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है। सो आप अपनी पहली प्री अरेस्ट बेल जो फाइल करते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशंस के पास करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर वहाँ से आपकी बेल खारिज हो जाए तो फिर आपके पास रेमेडी अवेलेबल है कि आप उसी सेम सेक्शन के तहत हाई कोर्ट के पास अपनी प्री अरेस्ट फाइल करते हैं। अच्छा, अगर आप पिछले लेक्चर को जो हमने कंडक्ट किया था उसको जहन में रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चूँकि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है जिसकी वजह से आप कोर्ट ऑफ सेशंस में भी उसी सेक्शन के तहत फाइल कर रहे हैं, और हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ प्रोसीजर जिसकी वजह से आप हाई कोर्ट के अंदर फाइल करने लगे हुए। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप देखा जाए तो 2-3 बड़े फेमस केसेस हैं जो कि आपको प्री अरेस्ट को समझने के लिए
काफ़ी आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। हिदायतुल्लाह केस है, मुंशी खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस है, तारिक बशीर केस है, और इसके बाद और मल्टीपल और भी केस है। बट ये वो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आपको इसकी निटी-ग्रिटीज़ और इसकी सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं। सो प्री रेस्ट बेल आप जो फाइल करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है या वो ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस है, उसको ट्रायल कर उसकी बेल को एंटरटेन करने की पहली जो कोर्ट है दैट इज़ कोर्ट ऑफ सेशंस, और उसके बाद हाई कोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर दी ग्राउंड्स फॉर दी डेफिनेटली प्री रेस्ट बेल। अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई रूल ऑफ द थंब है, क्योंकि बेल के अंदर इस कदर डिस्क्रेशन मौजूद है, इस कदर कॉन्ट्रा और इन फेवर जजमेंट्स मौजूद हैं कि वो आई वुड नॉट से कि हमेशा कंफ्यूजिंग ही रहता है, बट अगर आप इसको इस तरह कह लें कि डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा जजेस के पास अवेलेबल है, बट प्री रेस्ट के अंदर स्कोप नैरो है एज़ कम्पेयर टू दी अदर केसेस। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपके अगेंस्ट FIR दर्ज होती है तो आपकी एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट ट्रिगर हो जाती है कि मुझे किसी वक्त भी अरेस्ट कर लेंगे, और वंस आपकी एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट ट्रिगर हो गई है देन यू मूव फॉर प्री रेस्ट बेल। और प्री रेस्ट बेल के लिए जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको इस्टेब्लिश करना होता है वो होता है मैलाफाइड ऑफ द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट हैज़ जॉइंट हैंड्स एंड ग्लव्स विद द पुलिस। ये मुकदमा जो है ये नहीं बनता, और इस किस्म के एरियाज़ के ऊपर ही आपने उसको, इसके अलावा बहुत सारी और ग्राउंड्स भी होती हैं, बट ये एक मेजर ग्राउंड है कि दिस FIR इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैलाफाइड ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द पुलिस। सो इसी एरिया के अंदर आपने उसको ऑपरेट करना होता है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं इस बात में कि जी आपने टेंटेटिव असेसमेंट करनी होती है, यानी सुपरफिशली कागज़ों को ऊपर से देखना होता है, आप डीपर एप्रिसिएशन में नहीं जा सकते। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी जजमेंट्स ये भी मौजूद हैं कि आप डीपर एप्रिसिएशन में जा भी सकते हैं। सो इस वजह से जो इस वक्त प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है वो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑन द सेम डे कि उस वक्त जज साहब जो हैं वो किस तरह और किस तरह है। अच्छा, इसी तरह जब आप इसको देखते हैं, प्री रेस्ट को देखते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपके साइल की प्री रेस्ट खारिज हो गई है कोर्ट ऑफ सेशन से, तो फिर आपने उसकी बेल को मूव करना होता है कोर्ट ऑफ सेशन लाहौर हाई कोर्ट के पास या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के पास। वहाँ पे आप बेल फाइल करते हैं। अच्छा, ड्राफ्टिंग का जो एरिया है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट जब आप वहाँ पे दायर करते हैं तो आपने अपने क्लाइंट की एक ऑनेस्ट ट्रू प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, और उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जो ग्राउंड्स आपने नीचे ली हुई हैं और जिनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आप हाई कोर्ट के अंदर आर्ग्यू करते हैं। सो ये तो एक ब्रॉड सा स्ट्रक्चर हो गया आपकी प्री रेस्ट बेल का। अच्छा सर, ये बताइए, अभी हमने प्री रेस्ट को हमने एक ओवरऑल व्यू में डिस्कस किया। हमारे जो व्यूअर्स हैं यंग लॉयर्स कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्री रेस्ट बेल की स्टेजेस क्या होती हैं। कई दफ़ा क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाता है कि जब उसको इंटरम बेल मिलती है तो वो समझते हैं शायद अब दोबारा कभी अरेस्ट हो नहीं सकते, और फिर मुचलकों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पैसे जमा कराने हैं, होते क्या है, श्योरिटी बॉन्ड में क्या फ़र्क आता है। तो इस बारे में भी कॉन्सेप्ट में चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएं कि ये सारी एम्बिग्विटीज़ हैं क्या और ये किस तरह एड्रेस होती हैं। अच्छा, सिलसिला ये है कि जब आपने अपनी प्री रेस्ट फाइल की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कोर्ट ऑफ सेशंस है या वो हाई कोर्ट है, तो आपको जाते ही पहले दिन आपको एड इंटरम प्री रेस्ट बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अच्छा, एड इंटरम प्री रेस्ट बेल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, और एट वन टाइम आई वॉज सिटिंग इन द कोर्ट ऑफ हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। तो उन्होंने कहा था कि जो एड इंटरम प्री रेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये ऑर्डर 39 से निकला हुआ है, जहाँ आपको एड इंटरम रिलीफ दिया जाता है, स्टे ऑर्डर दिया जाता है, ये वहाँ से निकला हुआ है। सो आपको सबसे पहले एड इंटरम प्री रेस्ट बेल दी जाती है। दैट डज़ नॉट मीन कि उसके बाद आपने दोबारा पेश नहीं होना और या आपने कोई वो क्या कहते हैं आपकी बेल कंफर्म हो गई, बिल्कुल भी ऐसा। आई बिलीव उसका तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ये है कि आपने पेश होना है। जी बिल्कुल, मैं वही आपको बताने लगा हूँ कि जब आपको एड इंटरम प्री रेस्ट बेल ग्रांट कर दी जाती है तो अदालत ये कहती है 302 का केस हो
कत्ल का मुकदमा हो, डकैती का हो, चोरी का हो, नैब का हो, नारकोटिक्स का हो, वो आपको कहती है 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000 का आप मुचल्का श्योरिटी बॉन्ड जमा कर। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द श्योरिटी बॉन्ड इज़ कि एक बंदा आपके बिहाफ पे अदालत को इंश्योर करा रहा होता है कि ये जो बंदा है ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा, ये एज एंड व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड बाय लॉ होगा, ये वहाँ पे पेश होगा, ये अदालत में रेगुलरली पेश होगा और ये रेपुटेशन ऑफ ऑफेंस नहीं करेगा और ये इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करके पुलिस को फैसिलिटेट करेगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सो वो आपने एक मचलका होता है, एक परफॉर्मा से बना हुआ, उसके साथ अदालत ने जो आपसे मांगा होता है। अब आप यहाँ पे कोर्ट टू कोर्ट डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। कुछ अदालतें कहती हैं कि जी आप वो स्टेट बैंक से बॉन्ड भी जमा करवा सकते हैं, वो कोर्ट की कस्टडी में रहते हैं, या कोई बंदा जो आपके बिहाफ पे श्योरिटी बॉन्ड दे रहा है वो अपनी इक्वल अमाउंट की जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। अगर ऑफेंस पेटी है तो या मोटरसाइकिल के कागज़ों पे, गाड़ी के कागज़ों पे भी बेल बॉन्ड लिए जाते हैं। सर श्योरिटी और बेल बॉन्ड जो है दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है। सो श्योरिटी इज़ अ पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग श्योरिटी फॉर यू एंड ही इज़ गिविंग अ बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है। सो वो जो डॉक्यूमेंट्स उधर दिए जाते हैं, उधर जमा करवाए जाते हैं, उसके ऊपर वो जाके अपनी वेरिफिकेशन करते हैं कि आया ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन। तो उसके बाद कोर्ट आपको एक रोबकार जारी करती है। वो रोबकार आप लेके तफ्तीशी ऑफिसर के पास जाते हैं और उसको देते हैं कि भाई साहब ये मुझे अदालत ने एड इंटरम प्री रेस्ट बेल ग्रांट कर दी है, अब आई एम विलिंग टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। और ये बॉन्ड आपके पैसे नहीं होते, कैश नहीं होते? नहीं, समटाइम्स हो भी सकता है कैश, हो भी सकता है, बट वो आपने जमा करवाना होता है। लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। हीनियस ऑफेंस होगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी और पेटी ऑफेंसेस होंगे तो वो मूवेबल भी हो सकती है। वो आपने जमा करवा के रोक कर देते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाते हैं एंड यू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब एक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो रिकवरीज करेगा, 161 के बयानात लिखेगा और 172 पुलिस डायरी। अच्छा, बेल की स्टेज पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस डायरी जो है वो एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। आप बतौर वकील ना उसको रेफ़र कर सकते हैं, ना उसको अटैच कर सकते हैं कहीं, ना उसके ऊपर आपकी एक्सेस होनी चाहिए और ना उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट, ना उसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट। बहुत सारी कई दफ़ा अक्सर ये कोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस हुआ है कि यंग लॉयर जो है, अब ये थोड़े दिन पहले की बात है कि एक बेल पिटिशन के अंदर उन्होंने ज़िमनी की कॉपी लगाई हुई थी हाई कोर्ट के अंदर। जज साहब ने उन्हें कहा वाई शुड आई नॉट ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अगेंस्ट, आपने ये कैसे साथ लगा दी, कैसे लगा दी। सो इस वजह से वो जो पुलिस डायरी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि आपके पास एक्सेस होती है, आप पढ़ लेते हैं, उसको आपको पता चल जाता है पुलिस ने क्या तफ्तीश की। बट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस और रूल अगर आप देखा जाए तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव इट। तो वो अपनी पुलिस डायरीज वगैरह जो लिखी होती हैं, ज़िमनियाँ जितनी उसने लिखी होती हैं, वो अदालत में सबमिट कर देता है। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे एक यंग लॉयर 4 फ्रंट्स के ऊपर लड़ता है, और यही वो स्टेज है कि अगर एक यंग लॉयर ने अपने ब्रीफ को अच्छे तरीके से मेहनत करके तैयार किया हुआ है तो वो अक्सर आपने सुना होगा कि मुकदमे बच्चे देते हैं। अगर आपने अच्छे आर्ग्यूमेंट कर दिए तो वो कल को आपके पास ट्रायल भी लेके आएगा। उसकी फैमिली में कोई मसला हो गया तो वो आपको केस रेफ़र करेगा। सो ये वो स्टेज है जहाँ पे एक डिफेंस काउंसिल 4 लोगों के साथ अपने आर्ग्यूमेंट करता है। नंबर 1 द ADPP जो सरकारी वकील वहाँ पे मौजूद होता है। नंबर 2 द कंप्लेनेंट काउंसिल, क्योंकि उसका राइट है कि वो भी प्राइवेट काउंसिल कर सकता है। तीसरा पुलिस वाला, और चौथा वहाँ पे जज साहब भी अक्सर सवाल कर रहे होते हैं। सो इन 4 हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद जज साहब देखते हैं अगर तो आपने क्रॉस कर ली इस हर्डल को तो वो आपकी ऑलरेडी ग्रांटेड जो एड इंटरम प्री रेस्ट बेल है उसको कहेंगे कि वो कंफर्म कर दी जाती है। अच्छा, जब वो कंफर्म हो जाती है तो यहाँ पे भी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, बट जो मोस्ट प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस है आपसे दोबारा से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जाते हैं और आप दोबारा से श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाते हैं और उसके बाद फिर वो ट्रायल की स्टेज के ऊपर आप चले जाते हैं। बट ये एक वो स्टेज है जो आपका सवाल था कि जी श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह और जो दिए जाएंगे। तो आप अभी सारे को सम अप करें तो प्री ट्रायल के अंदर आपकी 2 दफ़ा श्योरिटी
बॉन्ड्स जमा होंगे? हो सकता है 2 दफ़ा हो, कई दफ़ा, एक दफ़ा भी उसी जो पिछले वाला होता है उसी पे भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, ये तो हमने डिस्कशन कर ली प्री रेस्ट बेल के ऊपर, इसके अलावा कौन कौन सी बेल्स होती हैं? अच्छा, ये 1 बाय 1 चलते हैं। जिससे मैंने आपको पहले बताया बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, देन प्री रेस्ट बेल। अब आ जाते हैं 497 के तहत 497, इसको अमूमन कहा जाता है पोस्ट रेस्ट बेल, इसको कहा जाता है आफ्टर रेस्ट बेल। अब यहाँ पे एक चीज़ इसकी बहुत बड़ी फ़र्क है प्री रेस्ट से, कि आफ्टर रेस्ट बेल हमेशा उस अदालत में फ़ाइल की जाएगी जो आपकी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है। फॉर इंस्टेंस आपके ऑफेंस 324 का लगा हुआ है, उसकी प्री रेस्ट अगर फाइल करते तो आपने कोर्ट ऑफ सेशन में करनी थी, लेकिन जब आपने उसकी आफ्टर रेस्ट फाइल करनी है तो वो आपने कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के पास करनी है। अच्छा, अब जब 497 को आप पढ़ें तो इसमें कुछ मेरिट पे ग्राउंड्स हैं, कुछ स्टैचूटरी ग्राउंड्स हैं और कुछ और ग्राउंड्स हैं जो कि इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं 497 के अंदर। 1 बाय 1 देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप मेरिट की बात करें तो मेरिट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, ग्राउंड है, जिस तरह प्री रेस्ट बेल के अंदर मैलाफाइड थी, इसके अंदर आपने केस इज़ वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी बनाना होता। ठीक है। अब फर्दर इंक्वायरी ब्लैक एंड वाइट में कहीं डिफाइंड नहीं है कि फर्दर इंक्वायरी होता क्या है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये मैसिव डिस्क्रेशन का केस होता है। आपकी जो बेल स्टेज है, मैसिव डिस्क्रेशन, एट वेरीज अक्रॉस जजेस, अक्रॉस प्रोविंशियल कोर्ट्स और ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी, इट वेरीज। बट यहाँ पे एक आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि मैंने ज़ाती तौर पे पूरी की पूरी पाकिस्तान पीनल कोड को एक अपने दिमाग के अंदर क्लासिफिकेशन उसकी की हुई है कि जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने केस आर्ग्यू करते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आर्ग्यूमेंट्स का लेवल और होता है, और जैसे 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 आप अगली अदालतों में चले जाते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर और आपके ड्राफ्टिंग के अंदर निखार आता जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का लेवल सीनियर होता जा रहा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि यंग लॉयर्स को तो नहीं, लेकिन उनको पूरी जान मारनी चाहिए, चाहे मैजिस्ट्रियल कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ सेशंस हो। बट एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज जैसे जैसे कोर्ट एलिवेट होती जाती है आपके आर्ग्यूमेंट्स में भी निखार आता जाता है और आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो रिफ़ाइन होते हुए चले जाते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी बेल हो, चाहे प्री रेस्ट बेल है या आफ्टर रेस्ट बेल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपकी फैक्चुअल कमांड होनी चाहिए अपने केस के ऊपर, प्लस आपके पास प्रेसिडेंट्स होने चाहिए जो सिमिलर प्रोपोजिशन पे बेल ग्रांट हुई हुई है, और बहुत ही अच्छा हो जाए कि जिस जज के पास आपका केस लगा हुआ है, बिलखुसूस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपके पास उन्हीं की अदालत की जजमेंट होनी चाहिए, तो आपका रिलीफ और ज़्यादा आसान हो जाता है लेने के लिए। बट अगेन एक बड़ा यूनिवर्सल प्रोवर्ब है हमारे प्रोफेशन में कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी केस डिफर फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस प्रेजेंटेड। सो इस वजह से ये डिफरेंट हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप आफ्टर रेस्ट के डोमेन को देखें तो उसके अंदर अगेन वही हायरार्की चलती है कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन की, मैजिस्ट्रियल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस, फिर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मामला तो आपको पता है वो डिफरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अवेलेबल है क्योंकि वो सब्जेक्ट टू लीव होता है वहाँ पे एज अ मैटर ऑफ राइट आप बेल क्लेम नहीं कर सकते, बट इन कोर्ट्स में आप कर सकते हैं। सो इस वजह से यहाँ पे आप जब आफ्टर रेस्ट मूव करते हैं तो कुछ इसके अंदर आपको स्टैचूटरी ग्राउंड्स भी वो 497 के अंदर प्रोवाइडेड हैं, स्टैचूटरी ग्राउंड्स का कि वो अगर 302 का मुकदमा है तो 2 साल तक कोई डिले नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा उम्र कैद है तो वो एक पूरी एक स्कीम वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो सर ये स्टैचूटरी जो ग्राउंड्स हैं ये फिर एज अ मैटर ऑफ राइट ट्रीट किए जाए? बिल्कुल एज अ मैटर ऑफ राइट ट्रीट किए जाते हैं, बट अगेन जब आप उनको एज अ मैटर ऑफ राइट स्टैचूटरी ग्राउंड्स पे भी आप करते हैं तो वहाँ पे भी मेरिट्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है। बट वो अगेन बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत कम पॉसिबल है कि कभी आपने डेट ना ली हो, आपकी तरफ से डिले ना हुआ हो, ये सारी चीज़ें वो उसके ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड इन्फर्म है, वो मेडिकल ग्राउंड्स हैं, वो सारी की सारी उसके अंदर प्रोवाइडेड है। सो ये आपकी कुछ स्टैचूट के अंदर प्रोवाइड कर दी गई हैं ग्राउंड्स, उनकी बेसिस पे आप बेल मूव कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास आपने चाहे 302 का केस हो, चाहे पैटी ऑफेंस हो, 420, 68, 71 के केसेस हो, उसके अंदर आपने उस केस को केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बनाना होता है। बट यहाँ पे एक मैं तंबीह करता जाऊँ कि बेल स्टेज पे
आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन और कॉशन से हैंडल करना पड़ता है केस को। वो इस वजह से कि आप इजी मनी कमाने के चक्करों में कि चलो ठीक है अभी हमें फ़ौरन फ़ीस तो मिल जाएगी, तो आप केस को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते और अपनी कॉमन सेंस और जो आपका नॉलेज होता है आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको अप्लाई करने के बाद आप कहते हैं कि नहीं जी ये बेल हो जाएगी और ये वो। एक बात याद रखिएगा, वकालत का प्रोफेशन ऐसा है कि आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है एज़ लॉन्ग एज़ यू आर प्रोफेशनल। अगर आप किसी केस को इम्प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, फॉर इंस्टेंस एक बड़ी कॉमन टर्म है गारंटियाँ देना, वो आप फिक्र ही ना करो ये बेल हो जाएगी, जज जो है वो हमारा जानने वाला है या जज साहब की बात हो गई है, जो कॉमन टर्मिनोलॉजी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ का इस कदर नुकसान है कि आप ये काला कोट जो है सिर्फ वकालत करने के लिए नहीं पहनते। बिल्कुल, ये एक इट्स अ सिंबल ऑफ एक ऑनर, और कभी भी हॉकर्स की तरह वकालत नहीं करनी चाहिए। वकालत के प्रोफेशन को बड़े ऑनर डिग्निटी के साथ करना चाहिए, और वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से उसको डील करेंगे। और जब मैं प्रोफेशनल तरीके की बात करता हूँ तो पेशेंट हेयरिंग देना क्लाइंट को, मैं आपको अपने जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आपको बताऊँ कि लॉ का एक वकील को पता हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं मुकदमे के वो साइल के आपको जितने बेहतरीन तरीके से पता है ना वकील को पता होते हैं, ना सरकारी वकील को पता है, ना इवन कोर्ट को पता होता है। सो उसकी बात को पेशेंट हेयरिंग दे के उसमें से ग्राउंड्स निकल आती हैं, बहुत ज़्यादा बातें उसके अंदर से निकल आती हैं जिनको आप एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसको आप प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। बट सर हमने तो देखा है प्रैक्टिस के अंदर, जो आप मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, कि बहुत सारे जो एक लॉट है लॉयर्स की, जिसमें यंग लॉयर ज़्यादातर होते हैं, एक हार्ड एंड फास्ट रूल रखा होता है कि ये मुकदमा हो जाएगी, ये मुकदमा नहीं होगी। फैक्ट्स तो शायद वो सुनना बॉदर भी नहीं करते। तो क्या ये चीज़ गलत कर की जा रही है या कोई कहाँ पे गलती हो रही है? विशाल, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये तो आपने डिसाइड करना है अपने लिए कि आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है या आपने T20 खेलना है, आपने टेस्ट क्रिकेटर बनना है, वनडे क्रिकेटर बनना है, या आपने T20 का क्रिकेटर बनना है। फॉर इंस्टेंस आप फॉर द टाइम बीइंग ये बात कह के क्लाइंट तो मैच्योर कर लेंगे, और गॉड फॉरबिड और खुदा ना खास्ता अगर आपकी वो बेल खारिज हो जाए, तो एक बात याद रखिएगा, मेरे इस प्रोफेशन का ये मेरी वकालत का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी का मुकदमा जीतते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको नया मुकदमा दे, लेकिन अगर आप किसी का मुकदमा अपनी इम्प्रोफेशनल और उसके बाद अपनी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से कंडक्ट करते हैं और वो हार जाते हैं, दैट क्लाइंट विल मेक श्योर कि आपके पास उसके जानने वालों में से कोई वकील ना है। सो ये आपकी जो परसेप्शन है ये बहुत प्रिवेल करती है इस प्रोफेशन के अंदर। इसके अलावा भी आपके जो जजेस हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे इंटरैक्ट, दे सोशल गैदरिंग्स में मुलाकात हो जाती है, उसके अलावा भी हो जाती है, अपीयरेंसेस भी आपकी एग्जैक्टली। तो आपकी परसेप्शन बहुत मैटर करती है कि अगर जज को ये पता है ये ईमानदार है, इसने मेरा नाम नहीं बेचा, ईमानदारी से अपने केसेस करता है, तो हो सकता है आपके 40-60 के जो रिलीफ को वो 60-40 पे ले आए कि 60 आपका नहीं बनता, लेकिन आपको आपकी परसेप्शन की वजह, आपकी रेपुटेशन की वजह से कि आपको रिलीफ बन जाएगा। कई बार तो साहिल ढूंढ भी ऐसा वकील होता है वेल रेप्यूटेड लॉयर कि उसके कोर्ट में अंदर जाने से ही बिल्कुल एटमॉस्फेयर आर्ट ऑफ एडवोकेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप जो पुराने बड़े नाम हैं जिसमें एजाज बटालवी साहब को देख लें, अफजाल सिद्दीकी साहब को देख लें, और बहुत सारे नाम हैं, यानी प्रेजेंट लॉट के अंदर आप देख लें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को देख लें, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को देख लें, यानी उनकी रेपुटेशन एक ऐसी है कि प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। सो इस वजह से आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो मुकदमे कंडक्ट करने का आपका तरीक़ाकार है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मेरी तरह का कोई नकमा वकील अगर इधर से केस पकड़ उधर से पे और बनता है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमा लूँगा, लेकिन एक वक्त आएगा आई विल बिकम ऑब्सोलीट, रिडंडेंट, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कि मुकदमा लेते हुए आप इस बात को अच्छे तरीके से अप्लाई करें। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक बेल आई है, आफ्टर एस बेल है, और आप समझते हैं कि सिंगल एक्यूज्ड है, फायर शॉट सर के ऊपर है,
PFSA से रिपोर्ट उसकी लगी हुई है, साथ ऑकुलर अकाउंट मौजूद है, मेडिकल और ऑकुलर अकाउंट इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर है। डॉक्यूमेंट्स देखने से आपको अंदाज़ा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो आप फिर भी उसे कहें कि नहीं तुम्हारी बेल हो जाएगी, तो जब ना हो तो ही विल मेक श्योर आपके पास कोई केस ना है। लेकिन अगर आप उसको ये कहेंगे ना कि यार तुम्हारा अभी केस बनता नहीं है, ये बेल करेंगे, तो तुम्हारे खिलाफ एक एडवर्स रिमार्क्स आ जाएंगे, जजमेंट नहीं मैं कहूँगा, एडवर्स रिमार्क्स आ जाएंगे जो कि इम्पैक्ट तो नहीं करना चाहिए ट्रायल कोर्ट को, बट करते हैं इम्पैक्ट। तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि तुम अपील स्टेज पे मेरे पास आना, अभी तुम अपना ट्रायल का मुकदमा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लड़ो। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बन चुका हुआ है जो कि बहुत गलत परसेप्शन है कि चाहे आप मुद्दई के वकील हों चाहे आप मुलज़म के वकील हों, सारा ज़ोर उनका बेल स्टेज पे होता है। और जैसे ही बेल ईदर वे वो अगर खारिज हो जाए तो वो मुद्दई का जोर टूट जाता है, और अगर उसकी कंफर्म हो जाए तो मुलज़म का जोर टूट जाता है। इस वजह से तो शायद ज़्यादा जोर लगा देते हैं कि अगर मिल गई तो प्रोसिक्यूशन हार गई, और अगर नहीं मिली तो फिर, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि असल फौजदारी वकालत जिसको आप कहेंगे फौजदारी वकालत, वो ट्रायल है, और आप एपलेट स्टेज पे सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आपने ट्रायल की वकालत नहीं की हुई। सो इस वजह से असल जो चीज़ है, असल फौजदारी वकील को खेलने का मौका अपनी आर्ट ऑफ एडवोकेसी, अपनी स्किल्स, अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपना डिफेंस, अपनी प्रोसिक्यूशन, अपना केस जो साबित करना, जो स्टैब्लिश करना या उसको डिस्कार्ड करना या डिस्क्रेडिट करने का जो आपको अरेना मिलता है, दैट इज़ ट्रायल। बेल तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बहुत टेंटेटिव सी असेसमेंट्स हैं, बहुत सुपरफिशियली चीज़ों को देखा जाता है। सो इस वजह से अगर आपने अपने क्लाइंट को कहा है ना तुम्हारा ये केस नहीं बनता, तो एपलेट स्टेज पे बंदा आपको ज़रूर कंसिडर करेगा कि यार इस बंदे ने मुझे बड़ी जेन्युइन। आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने क्लाइंट को पहले ही बता दें कि तुम्हारी बेल बनती नहीं, डेफिनेटली जो हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग है उस क्लाइंट की शायद उतनी ना हो, तो वो ये शायद इस तरह का परसेप्शन ले ले कि शायद यार ये बंदा बेल हैंडल नहीं कर पा रहा है स्टेज पे, तो आगे जाके क्या करेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक बात याद रखिएगा, फौजदारी वकालत के अंदर जो आपका साइल है ना बहुत समझदार है, और वो घाट घाट का पानी फिर के आपके पास आया होता है, और अगर आपने उसको जेन्युइन सही मशवरा दिया है। चलें एक एग्जांपल देते हैं, मेरे पास एक 302 का मुकदमा आया, मैंने उसे कह दिया कि ये बनेगी नहीं। आपके सवाल के मुताबिक ये है कि वो परसेप्शन लेगा कि ये हैंडल नहीं कर सकता हो, और मैंने उसे ये कहा था कि ये एपलेट स्टेज पे तुम देखना तुम्हारा केस बन जाएगा, नीचे अभी बेल का तुम्हारा केस नहीं है, या इसमें ट्रायल में ज़ोर मारो, ट्रायल में तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, बेल का केस नहीं है। विशाल उधर से कहता सर कोई मसला ही नहीं है, आप देखें तो सही मैं परखच्चे उड़ा के रख दूंगा दूसरे वकील के, और वो अपनी मुंह मांगी फ़ीस लेके परखच्चे के उड़ाना, उसे भी पता होता है कि ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाना है, और वो काम ख़राब कर देता है। अच्छा, अब वो विशाल को तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कल को मुझे ज़रूर कंसिडर करेगा, क्योंकि फ़ौजदारी वकालत में गैलरी प्ले का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा ताल्लुक़ वज़ीराबाद से है। मेरे करियर के एक फ़ेज़ के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा लिटिगेशन की फीडिंग हुआ करती थी अपने एरिए से। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब मैं बाहर पढ़ने चला गया और जब वापस आया तो वो लिंक जब टूट जाए तो उसको रीइस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। आई मस्ट टेल यू कि मुझे आप बहुत ज़्यादा फीडिंग केसेस की मेरी कोर्ट प्रेजेंटेशन पे होती है, क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है और बहुत छोटा सा नाम है मेरा, लेकिन अदालत के अंदर जब भी जाना है वेल प्रिपेयर्ड जाना है, अपने क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स पे बड़ी ग्रिप होनी है, केस लॉ पूरा आपके पास होगा, फैक्ट्स के ऊपर कंट्रोल होगा, और जज साहब को अपने साथ साथ लेके चलना है, पेज नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 10, लाइन नंबर 10। जब आप जज साहब को इतनी फैसिलिटेशन करके दे रहे होते हैं, उनके लिए ईज़ पैदा कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उनको अपने साथ साथ लेके चल रहे हैं। सो बहुत सारे केसेस अब मुझे अदालतों में से मिल जाते हैं, बहुत सारे मुझे मिल जाते हैं। सो इस वजह से आपकी रेपुटेशन, आपका प्रोफेशनलिज्म मैटर्स अ लॉट। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे है, मेजॉरिटी जो है वो आपको भी पता है, एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट वो जो मेजॉरिटी है वो आपके सामने है, वो किस किस्म की प्रैक्टिसेस होती हैं। जो हमारे सवालों का मकसद ही ये है कि जो हम बेल पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारे यंग लॉयर्स हमें सुन रहे हैं, तो उनको पता चले कि जब जैसे आपने बताया कि एक बेल जब बनती नहीं है तो उसे फाइल करके अपनी साइल के लिए मसले पैदा करें ना करें।
तो सर ये तो हमने बात की एक आफ्टर अरेस्ट बेल के ऊपर, आपने बताया कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी हमारा मेन फोकस होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपने बोला कि फर्दर इंक्वायरी जो है किसी जगह डिफाइन नहीं है। सो हाउ वुड यू डिफाइन एज पर योर एक्सपीरियंस, हाउ वुड यू डिफाइन अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी? अगर हमारा यंग लॉयर अगर कुछ देख रहा है और उसने एक पोस्ट अरेस्ट फाइल करनी है कल सुबह, तो ये वीडियो देख के उसे किस तरह समझ आए कि फर्दर इंक्वायरी उसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको FIR का पोस्टमार्टम करना आता हो। ठीक है। क्योंकि अगर बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल बता देता हूँ आपको, कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी आपको 406 की, कि आपने कंटेंट में एलेज किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन FIR के अंदर जो ऑफेंस इनकॉर्पोरेट किया गया या इन्वेसेज हुआ है दैट इज़ 406। अब वो सुप्रीम कोर्ट तक की रमदे साहब की और खोसा साहब की जजमेंट्स हैं, उसके ऊपर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनता। सो ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड है आपको बेल ग्रांट करने के लिए। फिर उसके अलावा अगर आप हर्ट के किसी ऑफेंस को देख लें, हर्ट के, तो उसके अंदर आपने एलेज डंडा किया हुआ लेकिन वहाँ फायर आर्म है और रिकवरी आपने डंडे की हुई है। सो इस तरह की बहुत सारी ग्राउंड्स केस टू केस आप एक्सट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं। सो जिस जहाँ से आपको FIR के कंटेंट्स और सेक्शन की डाइसेक्शन पोस्टमार्टम करना आता हो। फिर उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको बता दूं कि अगर मल्टीपल वर्जन का केस बन जाए कि एक वर्जन प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट अलेज कर रहा है FIR में, इन्वेस्टिगेशन में ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्जन आ गया हुआ है, सो वो एक आपकी ग्राउंड हो सकती है। सो फर्दर इंक्वायरी इज़ अ वेरी शेडी एरिया, और ये वेरी करता है केस टू केस, और ये इवॉल्व करता है लाइक अ कैमेलियन कैरेक्टर। इसने अपना रंग बदलना है केस टू केस। ये 420 में किसी और तरीके से ऑपरेट करेगा, 376 में किसी और तरह करेगा, 302 में किसी और तरह करेगा। बट अगेन व्हेन यू मेक योर ग्राउंड्स यू आर इन अ पोजीशन टू मेक जी ये किस तरह फर्दर इंक्वायरी का केस। तो सिर्फ हमने कोर्ट में एडवोकेसी के दौरान सिर्फ ये नहीं बोलना कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, वी हैव टू टेक द जज स्टेप बाय स्टेप टू गाइड हिम कि वाकई में फर्दर इंक्वायरी इसमें ज़रूरी क्यों है और ये किस तरीके से केस फर्दर इंक्वायरी। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। एक FIR है, 4 साल का डिले है। वाई भाई, वाई? इफ़ यू वर एग्रीव 4 years back, why it took you so long to lodge this FIR after that delay? This is very lethal argument for complainant to handle कि भाई तुमने क्यों इतनी देर लगाई है। फिर उसके बाद और बहुत सारे इस तरह सिनेरियोज बन जाते हैं। सो अगेन ये केस टू केस डिपेंड करता है, और जो आपके बेसिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वही आपके आर्ग्यूमेंट्स फर्दर इंक्वायरी को शेप अप कर रहे होते हैं कि ये इस वजह से मुकदमा फर्दर इंक्वायरी का। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग। मैंने अभी रिसेंटली एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लेंडिंग दो डिफरेंट चीज़ें, और दोनों के लिए डिफरेंट लेजिस्लेशन है। अच्छा, उसमें एक बंदा है, वो फॉर इंस्टेंस अली हैदर है, वो आके कहता है जी मैंने विशाल साहब को पेमेंट की है और इन्होंने इनको कहा कारोबार में इन्वेस्ट कर दें, और इनका और मेरा दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इन्होंने मुझे कहा है कि मुझे ये फिक्स्ड प्रॉफिट देंगे मंथली बेसिस के ऊपर। उन भाई साहब ने FIR करवा दी कि ये मनी लैंडिंग का काम करते हैं, और जब मैंने उस स्टैचूट को डाइसेक्ट करना शुरू किया तो वहाँ पे वर्ड इंटरेस्ट का था। ठीक है। अब अगर आप डिक्शनरी को देखें तो प्रॉफिट की कॉनोटेशन और है और इंटरेस्ट की कॉनोटेशन और है। सो इस वजह से इस तरह यू मेक आउट योर आर्ग्यूमेंट्स एंड ग्राउंड्स इन दैट, और ये अल्टीमेटली इट कंट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ऑफ फर्दर इंक्वायरी। सो जो चीज़ें अभी तक हमारी कन्वर्सेशन में सामने आई हैं, इट्स फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। आपको अपने फैक्ट्स के ऊपर पूरा अबूर होना चाहिए। अगेन एजाज बटालवी साहब की बात, एजाज बटालवी साहब बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। और एजाज बटालवी साहब को नईम बुखारी साहब ने एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में कोट किया था और कहा था कि एजाज बटालवी साहब कहा करते थे, कंट्रोल द फैक्ट्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सो फौजदारी वकील को अपने फैक्ट्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा इस तरह होता है, आई हैव सीन वेरी सीनियर लॉयर्स, आई हैव सीन अ मिड करियर लेवल लॉयर्स लाइक मी, आई हैव सीन वेरी यंग लॉयर्स कि वो जज साहब ने कोई बात पूछी है और उन्हें वो फैक्ट ही मालूम नहीं है।
अच्छा, उस स्टेज पे कोर्ट को और उस सवाल को हैंडल करना भी एक एडवोकेसी है बिल्कुल कि आप किस तरह उससे बच के और उतनी देर में रिकॉल कर लेते हैं। और कई जजेस होते हैं दे गेट ऑफेंडेड कि भाई तुम्हें उसी वक्त पता होना चाहिए ये इस फैक्ट के बारे में। सो फैक्ट के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर आपकी स्टैट्यूट की डायसेक्शन जो है उसको भी आपने देखना है। मतलब इट्स नॉट लाइक वेरी कैजुअल थिंग कि आपने बेल पकड़ी और फ़ौरन सुबह फाइल कर दी। अगर सुबह भी फाइल करनी है तो उसकी रात की पूरी एक तैयारी है। मैंने आपको कहा है कि इट इज़ वेरी सिंपल येट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंप्लिसिटी क्या है, इट्स अ इजी मनी। यानी एक प्री रेस्ट बेल को, एक आफ्टर रेस्ट बेल को मैक्सिमम कितनी स्ट्रेच हो जाएगी, 1 महीना, इससे ज़्यादा क्या स्ट्रेच होनी है। नोटिस होता है, नोटिस होने के बाद दूसरा बंदा काउंसिल आके वकालतनामा देता है और उसके बाद केस राइप हो जाता है और आप आर्ग्यूमेंट कर देते हैं। बट इस प्रोसेस के दौरान अगर आपने उसे अच्छे तरीके से हैंडल ना किया तो यू आर वेल एक्सपोज के ईदर आप उसको फॉर लाइफ मैच्योर कर लेंगे या उसको आप फॉर लाइफ अपने हाथ से जाने देंगे। और इसमें हाल ही इसके साथ भी जो आपका साइल है, जो आपका क्लाइंट है, देयर इज़ एन एप्रीहेंशन कि आप उसको बेचारे को जेल में लगा के ही सांस लेंगे। सर इसके बारे में इसी से हमारे एक सवाल पैदा होता है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल कंफर्मेशन स्टेज पे आपकी कंफर्म नहीं होती तो क्या आपके जो क्लाइंट हैं, जो एक्यूज़ है, उसको मौके पे अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी फ़ाइल जो पोस्ट अरेस्ट है वो कितनी देर बाद आप फाइल कर सकते हैं? अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। वकील का काम सिर्फ वकालत है और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं ये किस तरह इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम है अल वकील। हमारे ईमान का हिस्सा है कि वॉट एवर वी डू इन दिस वर्ल्ड, राइट और रॉन्ग, ही नोज इट, उसको पता है। अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं या कोई जुल्म कर रहे हैं, किसी का हक खा रहे हैं या कोई जुर्म कर रहे हैं, ही नोज इट। लेकिन फिर भी क़यामत वाले दिन ही विल गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग। वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, राइट टू ऑडियंस देगा आपको, और उसके बाद अ जजमेंट विल पास कि जी आपको सज़ा देनी है, जज़ा करनी है, जो भी करना है। इसी तरह वकील का एक काम है अपने साइल की वकालत करना। वकील का काम ये हरगिज़ नहीं है कि अपने क्लाइंट को उठा के अदालत में लेके जाना है, अपने क्लाइंट को उठा के अदालत से बाहर लेके जाना है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जी कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि कोर्ट के अहाते के अंदर आपने अरेस्ट नहीं करना। देखें, जब आपने बेल आर्ग्यू कर दी, आपका काम ख़त्म हो गया। अब जो काम है, फ़र्ज़ करें वो बेल खारिज हो गई है तो पुलिस अरेस्ट करती है, आपका क्या काम है कि आप जाके पुलिस के साथ लड़ें या पुलिस को कहें जी आपने क्यों अरेस्ट किया आपने। हाँ, और याद रखिएगा कि जितने भी हीनियस ऑफेंसेस होती है उसमें पुलिस पूरी फील्डिंग लगा के बैठी होती है। 4-5 बंदे उन्होंने अदालत में भी रखे होते हैं, अदालत के बाहर भी रखे होते हैं। हाँ, जो पैटी ऑफेंसेस होते हैं उसमें वो इतने, या मुद्दई अगर सुस्त हो तो वो इतने एग्रीवेटेड नहीं होते, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप निकल गए तो आपने सुप्रीम कोर्ट जाके सब्जेक्ट टू लीव वो आपने फ़ाइल कर दी। बट अदरवाइज़ आपका काम रोस्टर के ऊपर है, आपका काम कागज़ों के साथ खेलना और जज साहब को कन्विंस करना है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं आप कर सकते, ये बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते कि जी आप पुलिस के साथ, अनफॉर्चुनेटली हम रोज़ अदालतों में देख रहे होते हैं कि कोई वकील साहब लड़ रहे हैं, कि पुलिस वाले के साथ, पुलिस वाले वकील साहब के साथ लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो इस वजह से वंस इफ़ योर बेल हैज़ बीन डिनाइड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन और आपको वो अरेस्ट करते हैं, तो फिर वो अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे फेज़ आ जाता है कि फिर अगर ये प्री अरेस्ट बेल थी तो उसका जुडिशल फिजिकल रिमांड लिया जाएगा। ठीक है, वो आपको भी पता है आइन के अंदर मौजूद है, विद इन 24 आवर्स उन्होंने प्रेजेंट करना होता है मजिस्ट्रेट को, और मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड दिया जा सकता है, एक्सक्लूडिंग पहले 24 घंटे। अगर उनको आप इंक्लूड कर देंगे तो ये तकरीबन कोई 15 दिन बन जाते हैं, और इन 15 दिन के अंदर वो पुलिस आपसे तफ्तीश करती है, और वंस दे आर डन विद यू तो अदालत फिर आपको जुडिशल रिमांड पे भेज देती है, जुडिशल कस्टडी में दे देती है। उसका मतलब ये होता है कि आपको पुलिस की कस्टडी से लेके जेल की कस्टडी में दे दिया जाता है, और जब वंस यू आर इन द कस्टडी ऑफ द जेल तो फिर आपके पास ट्रिगर हो जाता है कि अब आप उसकी आफ्टर अरेस्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में फ़ाइल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सब जब आप अरेस्ट हो जाते हैं, अगर आपने प्री अरेस्ट फाइल की है या नहीं की, रिस्पेक्टिव ऑफ डैट,
तो आपके जुडिशल रिमांड होने तक आप पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल नहीं कर सकते। नहीं, आप फिर कंफ्यूज कर गए। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अरेस्ट से पहले प्री अरेस्ट है, हाँ और वंस यू आर अरेस्टेड प्री अरेस्ट फिनिश्ड, बिल्कुल ठीक, देन यू हैव अ राइट फॉर आफ्टर अरेस्ट ओनली। ठीक है। क्योंकि जब अब आप अरेस्ट हो गए, अब आपका रिमांड लिया जाएगा, अदालत 3 दिन का दे, 4 दिन का दे, या पूरा 15 दिन का रिमांड कटवाए। जब तक आप जेल नहीं जाएंगे आप बेल नहीं फाइल कर सकते। बट इसके ऊपर भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें फ़र्क हैं। समटाइम्स आप रिमांड के दौरान भी बेल फाइल कर देते हैं, ठीक है। और जो प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है वो यही है कि वंस यू आर इन द जेल देन यू कैन फाइल द बेल। तो सर ये बताइएगा, जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो क्या सिर्फ आप जुडिशियल होने के बाद ही फाइल कर सकते हैं? पोस्ट अरेस्ट बेल, जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल। कई दफ़ा आपके पास ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको आप जब आप काउंसल करते हैं उन्हें बताते हैं कि आपका एक ऐसा क्राइम है जिसमें आपको प्री अरेस्ट फाइल करनी चाहिए, तो कुछ साइल भी इस तरह के होते हैं, वो समझते हैं शायद वकील साहब ज़्यादा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में हमें इस बारे में एप्रीहेंशन दिलवा रहे हैं कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप फौजदारी वकालत करते हैं। साइल को आप देखते हैं कि वो ज़्यादातर आपसे ज़्यादा इन टच होते हैं आईओ के साथ, और वो भी उनको एक झूठी तसल्ली में रखता है कि हम तो आपको अरेस्ट करेंगे ही नहीं। और जब आप उन्हें बताते हैं कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो जुडिशियल से पहले आपकी बेल फाइल नहीं होनी, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? ये तो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। सबसे पहली बात है कि आप बेल फाइल ही तब करते हैं जब आपकी एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट ट्रिगर होती है, बिल्कुल, क्योंकि इस पर भी जजमेंट मौजूद है कि मेयर लॉजिंग ऑफ एफआईआर डज नॉट मीन कि जी अब पुलिस के ऊपर सॉलम ड्यूटी है कि उन्होंने आपको अरेस्ट करना है। सो आपको अगर पुलिस के पास ऐसा मटीरियल हो कि जिससे वो समझते हों कि नहीं अब इसकी अरेस्ट ज़रूरी है, वो तभी अरेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं करते, वो आप लॉयर को साइड पे छोड़ें, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। और अगर वो अरेस्ट नहीं करते तो ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वकील का तो काम तभी शुरू होगा जब वो आपके पास बेल के लिए आएगा या आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए आएगा। अच्छा सर, एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमने प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट को डिस्कस किया, एक प्रोटेक्टिव बेल के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन की जाती है। आजकल के हालात में इसके खासे चर्चे भी हैं, तो इसके बारे में बताइए कि प्रोटेक्टिव बेल है क्या? बल्कि प्रोटेक्टिव बेल में भी मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, और एक मैंने खुद भी सीखी है जी, क्योंकि वो उससे पहले कभी हुई नहीं। अच्छा, प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं पंजाब के अंदर रहता हूँ और मेरे ख़िलाफ़ सिंध में एफआईआर होगी, तो मैं अपनी हाई कोर्ट के पास जाऊँगा कि मुझे इस बात की एप्रीहेंशन है कि जब मैं बेल करवाने सिंध जा रहा हूँगा तो रास्ते में मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा आप मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दें। ठीक है। तो वो आपको प्रोटेक्टिव बेल दे देंगी हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, कि उस ड्यूरेशन के दौरान जब आप कोर्ट ऑफ प्रॉपर जुरिस्डिक्शन को अप्रोच करेंगे तो आपको अरेस्ट ना किया जाए। तो इस वजह से आपको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट कर दी जाती है। और ये इसी तरह क्रॉस प्रोविंशियल एरियाज़ में चलती है कि आपने किसी और, अगर आपने फ़र्ज़ करें मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है झंग के अंदर और मैंने उधर जाना है और मुझे अप्रीहेंशन रास्ते में पकड़ लेंगे, तो मैं हाई कोर्ट से बेल ले सकता हूँ। इसी तरह ये क्रॉस प्रोविंशियल भी हो सकती है। बट यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको पहली दफ़ा सलमान सफदर साहब ने एक्सरसाइज किया था जनरल मुशर्रफ के केस के अंदर। इसको बोलते हैं अनेबलिंग बेल या प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल। प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हो गया है, तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये मेरी टिकट है, ये मेरा बोर्डिंग पास है, मैं आना चाहता हूँ, मैं इस प्रोसेस को फेस करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे ने किया क्या है कि मेरा नाम जो है वो ECL में भी डाला हुआ है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं जिस सूबे में भी लैंड करूं मुझे ये उतरते साथ ही गिरफ्तार कर देंगे, लिहाजा मुझे अनेबलिंग बेल दी जाए, मुझे अनेबल किया जाए ताकि मैं वो जाके उस प्रोसेस के अंदर शामिल हो सकूं। अच्छा, हमारी जो पंजाब की हाई कोर्ट है और उसके बाद KPK की जो, ये दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, बट सिंध हाई कोर्ट जो है दैट इज़ वेरी रिलक्टेंट ऑन दैट, और उन्होंने ये ग्रांट की है बहुत सारे केसेस के अंदर जो अनेबलिंग बेल है या प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल है, ताकि ये इस प्रोसेस को किया जाए। तो ये इस वजह से की जाती है ताकि आप किसी और जगह जाके अपनी प्रॉपर कोर्ट से बेल करवा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टिव बेल करवाते हैं। अच्छा सर, अभी हमने प्री अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट और प्रोटेक्टिव को तो डिस्कस किया, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? अच्छा, याद रखिएगा कि ये जितनी भी बेल्स मैंने आपको बताई हैं, चाहे बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस है, उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल है, प्री अरेस्ट बेल है, आफ्टर अरेस्ट बेल है,
कुछ और स्टेजेस भी हैं जहाँ पे बेल होती है, तो मैं यानी इतनी डिटेल में नहीं वहाँ पे जाते, बट आपको बताता हूँ एक ट्रांजिट के दौरान भी बेल होती है, ट्रांजिटरी रिमांड के दौरान भी बेल होती है। फिर एक जब आपका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है तो उस वक्त भी मजिस्ट्रेट आपको सेक्शन 63 के अंदर वो डिस्चार्ज कर सकता है, वहाँ पे भी एक बेल हो सकती है। और उसके बाद एक बेल आपकी रिविजनल स्टेज के अंदर भी होती है, वो रेलेवेंट सेक्शन 439 और पढ़ेंगे तो आपको उसके लास्ट पोर्शन में डिवाइड। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। वंस द ट्रायल इज़ कंक्लूडेड और मुलज़म को अगर सज़ा हो गई है तो उसके पास राइट है कि विद इन 7 डेज़ उसने अपील फ़ाइल करनी होगी। और अगर उसको सज़ाए मौत हुई है तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 374 के तहत उसका मर्डर रेफरेंस भी हाई कोर्ट ने दोबारा सुनना है, जहाँ पे सारी की सारी एविडेंस को वो दोबारा देखा जाएगा। अच्छा, जब आप अपील फ़ाइल करते हैं तो अपील के साथ आप 426 के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पटिशन फ़ाइल करते हैं। ये भी एक तरह की बेल ही है, बट इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी जो गाइडलाइंस हैं ग्रांट करने के लिए, वो तमाम की तमाम ड्राइव की जाती हैं सेक्शन 497 से। यानी जो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हैं उधर 497 में, वही प्रिंसिपल्स और वही यानी गाइडलाइंस यहाँ पे भी ड्राइव किए जाते हैं। बट अमूमन ये कहा जाता है कि 426 के लिए जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, इसके अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ जजमेंट की हद तक रहते हैं, आप जजमेंट से बाहर नहीं जा सकते। यानी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, ये ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है ये मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस के ऊपर है। अब मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग कहना आसान है, लेकिन जब आप आर्ग्यू करते हैं तो इसको इस्टेब्लिश करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि जी क्यों ये मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग के ऊपर है। फिर उसके बाद ये जो ट्रू फैक्ट्स जो हैं वो अप्रिशिएट नहीं किए गए, तो ये जो सरमाइजेज़ एंड कंजेक्चर्स के ऊपर अदालत की जो ओपिनियन है उसने फॉर्म की है, हवा के ख्यालाती चीज़ें अज्यूम करनी, ऐसी चीज़ें जो केस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आप अपनी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फाइल करते हैं। और अगेन जो आपको स्टैचूटरी टाइम पीरियड की ग्राउंड्स हैं वो 497 से आप इंपोर्ट करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। अगर 302 का केस है तो 2 साल, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है और उसके बाद 7 साल, और ये इसी ड्यूरेशन के साथ होती है, तो ये आप सस्पेंशन ऑफ, इसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस का केस होता है जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का होता है। इसमें रीअप्रेजल किया जाता है कि जो एविडेंस आप एविडेंस को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जिस एविडेंस का जिक्र जजमेंट के अंदर है, आप यू पॉइंट आउट द फ्लॉज, कॉन्ट्रडिक्शंस इन दैट जजमेंट, और उसकी बेसिस के ऊपर आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो अपनी वो फाइल करते हैं। और अगेन वही प्रोसीजर है कि वंस इफ इट्स ग्रांटेड, चूँकि ये आफ्टर रेस्ट है, प्री रेस्ट नहीं होती, ये आफ्टर रेस्ट की तरह की है, तो आपको एक दफ़ा ही श्योरिटी बॉन्ड और वो मुचलका अपना देना पड़ता है। और उसके बाद जब तक आपकी अपील पेंडिंग रहती है, चूँकि अब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, केस कंक्लूड हो चुका हुआ है, तो आप अदालत में ये श्योरिटी बॉन्ड देते हैं कि जब भी अपील की डेट फिक्स होगी या जब भी केस फिक्स होगा, मैं इस कोर्ट के अंदर पेश होऊंगा और वो आके अपनी उस मेन अपील को या मेन जो बाकी उसके साथ एंसिलरी मैटर्स हैं जिसमें एनहांसमेंट हो सकती है, अपील अगेंस्ट एक्विटल हो सकती हैं, उनके अंदर मैं पेश होता रहूँगा। तो तब तक के लिए वो बिल्कुल फ्री है, मतलब उसने कोई इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन नहीं करनी क्योंकि वो तो कंक्लूडेड हो चुकी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के अंदर क्या कोई ऐसी ग्राउंड है जो आप ले सकते हैं जो आपने पहले ट्रायल कोर्ट में नहीं ली? फॉर एग्जांपल, अगर अपने पूरे ट्रायल के दौरान कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं ली, अब आप सस्पेंशन फाइल करते हैं, एक नए वकील आते हैं, आप नया वकील कर लेते हैं, ट्रायल के लॉयर के साथ नहीं जा रहे, और वो कहता है कि यार इसमें आपकी मेडिकल ग्राउंड बनती थी जो आपको शायद ट्रायल पे लेनी चाहिए थी और आपने नहीं ली, अब मैं इसको हाई कोर्ट में एड्रेस करता हूँ। तो क्या ऐसे भी होता है कि आप नई ग्राउंड ले लें, वो एड्रेस हो जाए, जो आप जजमेंट का भी हिस्सा ना हो या आपने कभी रिकॉर्ड पे बात भी ना ली हो? अच्छा, याद रखिएगा कि जो यहाँ पे चीज़ देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि मेडिकल ग्राउंड, ऑब्वियसली आप जेल में थे, ऑब्वियसली आपकी कंडीशन डिटीरियोरेट हुई है जेल के अंदर, तो आपकी ये सब्सिक्वेंटली डेवलप हुई है, या अगर ये पहले भी थी, चूँकि अब केस नीचे ख़त्म हो चुका हुआ है और अब आपने अपनी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को मूव करना है, तो मेडिकल ग्राउंड 497 में मौजूद है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बेशक आपने पहले नहीं भी ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपने उसको यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि आपकी कंडीशन डेवलप हुई है वहाँ पे, तो इस वजह से ये आपको ग्राउंड बिल्कुल अवेलेबल होती है। दूसरा, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए गाइडलाइंस है, अगेन मेरा एम्फेसिस उसी चीज़ के ऊपर होगा
कि आप जजमेंट से बाहर नहीं जा सकते। आपने इस्टेब्लिश करना है सरमाइजेस एंड कंजेक्चर्स को, आपने इस्टेब्लिश करना है कि उसके अंदर कि जी मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग के ऊपर है। अमूमन हम अक्सर कहते हैं जी देयर इज़ अ क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन ऑकुलर अकाउंट एंड अ मेडिकल अकाउंट। अब ये कह देना आसान होता है, कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स जो होती हैं या माइनर कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, दे डू नॉट मेक अ केस ऑफ मिस रीडिंग और नॉट। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक जज साहब के सामने आर्ग्यू की, मुलज़म को नीचे से उम्र कैद हुई हुई है, उसने अपील फाइल की हुई है। प्रोसिक्यूशन अपने केस में अलेज करती है कि मैं, विशाल, अली, अकरम एक जगह से जा रहे थे तो मुलज़म जाहिद, अब्दुल्ला और इसका बाप आए और इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला किया और वार डंडा सोटा हमारे सर पे किया, जिससे मेरे बेटे की जो है वो खून रसने लग गया, हॉस्पिटल लेके गए, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। पहले उन्होंने 324 का पर्चा दिया, बाद में 302 में वो कन्वर्ट हो गया और उन्होंने हो गया। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कहा कि मुलज़म जाहिद का जो बाप है और जो उसका भतीजा अब्दुल्ला है, ये लोग मौके पे मौजूद ही नहीं थे। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा वर्जन आ गया। एक वर्जन प्रोसिक्यूशन ने अलेज किया, एक वर्जन उन्होंने अलेज किया, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन से आया। ट्रायल कंडक्ट हुआ और अदालत ने उन दोनों को बरी कर दिया और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। अब जब मैं अदालत के अंदर जाऊंगा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए और मैं जाके कहूँगा कि सर प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि 2 बंदों पे, 4 बंदों पे 3 बंदों ने हमला किया, लेकिन 2 बंदे जो हमला करने वाले हैं वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा सर इन्वेस्टिगेशन कह रही है, मैं नहीं कह रहा सर ये जज साहब ने अपनी जजमेंट। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि एक आदमी 3-4 बंदों पे अटैक करे और उसको कोई ज़ख्म भी ना आए और वो सारे ज़ख्मी भी हों? दिस इज़ नॉट प्लॉसिबल। दैट मीन्स समथिंग हैपेंड, देयर वॉज समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट ऑन रिकॉर्ड। सो ये भी एक ये हो सकता है। अब ये मैं मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग की आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बात कर रहा हूँ। सो इस वजह से बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, बट अगर आप अच्छा केस प्रिपेयर करें तो बहुत सारी जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि आपकी सज़ा सस्पेंड होती है। न्यू एविडेंस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सस्पेंशन की अगर आपको बाद में भी मिले? नो, बिल्कुल भी नहीं। जो ऑल्दो ये कहा जाता है कि अपील इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ ट्रायल और एडिशनल एविडेंस ली जा सकती है अपील में, ठीक है, नॉट इन सस्पेंशन में नहीं हो सकता। नो, नॉट एट ऑल। बेशक आकर वो ग्राउंड बनाता नॉट एट ऑल, नॉट। जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैंने आपको पहले कहा हम जजमेंट से बाहर नहीं जा सकते। सर हमने लॉ को तो डिस्कस कर लिया है, मुझे ये बताइए जो बेल पिटिशन ड्राफ्टिंग है इसका क्या रोल है? विशाल, अमूमन एज अ जनरल प्रिंसिपल ये कहा जाता है कि फौजदारी लिटिगेशन जो है इट इज़ नॉट बाउंड बाय प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। उस तरह से प्लीडिंग्स के अंदर वो नहीं होती। बट मैंने अपने इस 15-16 साल के करियर के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट देखे। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट बड़ा हेड ऑन ड्राफ्टिंग करता है अपने की मुकदमे की, जो बेल पिटिशन की बात कर लो, उसको बहुत अच्छे तरीके से, यानी केस लॉ भी इनकॉर्पोरेट करेगा, अपने आर्ग्यूमेंट्स भी सारे डिस्क्लोज करेगा। और एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आपने बड़ी एक प्रिसाइज जनरल किस्म की पिटिशन ड्राफ्ट करनी होती है ताकि आप अपना सब कुछ डिस्क्लोज ना कर दें ऑपोजिट लॉयर के लिए, ताकि वो आपके केस लॉज और आपके आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्ट्रा तैयार करके ले आए और आपके पास यू हैव नथिंग न्यू टू आर्ग्यू। बट हैविंग सेड दैट, मैं ज़ाती तौर पे अपने तौर पे ये क्या करता हूँ कि मेरे जो बहुत अच्छे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आई डोंट पुट दोज आर्ग्यूमेंट्स इन माई प्लीडिंग्स, आई डोंट डू दैट। हाउएवर उनमें से कुछ एक आधा आर्ग्यूमेंट, यानी मेरा अपना तरीक़ाकार ये है कि जब भी मैंने बेल ड्राफ्ट करनी है मैंने खुद ड्राफ्ट करनी है। ठीक है। ये बहुत सारे जो स्टेनो पे नहीं जाते, बहुत सारे, मैं आपको भी बताने लगा, बहुत सारे सूडो एडवोकेट्स और इंटेलेक्चुअल्स हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ज़िला कचहरी के पीछे बैठे हुए हैं और जो लॉ ग्रेजुएट्स नहीं होते और वहाँ पे वकला यूनिफॉर्म पहन के उनके पास बैठे होते हैं कि FIR फाड़े एदी बेल काट दे। आई डोंट बिलीव ऑन दैट। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल भी सोक्रेटिक मेथड को बहुत फॉलो करता हूँ कि जो मेरे ब्रेन से निकला है वो अगर मैंने अपने हाथ से या अपने कंप्यूटर से निकाल दिया तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसको दोबारा कंसल्ट करने की, क्योंकि दैट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ माई ब्रेन। सो मैं हमेशा, और इवन मैंने अपने ऑफिस के अंदर भी ड्राफ्ट्स नहीं रखे हुए,
अच्छा। तो जब भी केस आएगा उसको नए तरीके से ड्राफ्ट करना है। तो अगर आप आज बेल करते हैं और कल बेल नहीं उसकी ड्राफ्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। शुरू से करेंगे? शुरू से करूँगा। मैंने कभी टेम्पलेट्स नहीं रखे, कभी भी टेम्पलेट्स नहीं रखे। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने करियर के अंदर, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे यानी मुझे मौका नहीं मिला उस तरह अपने वालिद साहब से सीखने का, क्योंकि जब मैं प्रोफेशन में आया तो उनकी वफ़ात होगी। मैंने बहुत कुछ बहुत बड़े बड़े वकीलों को देख के सीखा है और उनको अपनी वकालत के अंदर, चाहे वो प्लीडिंग हो चाहे मेरी एडवोकेसी स्किल्स हो, उनको इमिटेट करता हूँ मैं। बिल्कुल। और मैं बड़ा वोकली कहता हूँ कि मैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता हूँ। समटाइम्स मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, समटाइम्स मैं नहीं भी होता, बट आई ट्राई टू इमिटेट दैम। सो इस वजह से मैं करता क्या हूँ कि FIR को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, उसको ग्रास्प किया और देखने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड किए हैं या जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे अवेलेबल हैं, उनके मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है द बॉडी ऑफ द योर पिटिशन, कि आपकी ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर डिटेल्स होनी है, जिसमें FIR के नंबर्स होने हैं, ऑफेंसेस होने हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। और 90% ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुकदमों में सब्सिक्वेंटली सेक्शंस ऐड होते हैं और आपने FIR के मुताबिक सेक्शन लिख दिया है और आपकी बेल हो गई है, लेकिन आपका बंदा बाहर से नहीं आएगा जेल से जब तक कि वो तमाम सेक्शंस ना लिखे हों पिटिशन के अंदर। फिर आप एक नई पिटिशन फाइल करते हैं कि सर गलती से रह गया था। सो इस वजह से नाम, वल्दियत, कौमियत, एड्रेस, उसके बाद ये आपको पता ही होगा ख्वाजा शरीफ साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि अब वन वे ट्रैफिक नहीं होगी, पिटिशन के अंदर मुदई पार्टी लाजमी होगा। सो अब मुदई को बाकायदा पार्टी बनाना, उसका नाम, वल्दियत, कौमियत, एड्रेस, सब कुछ, अगर नंबर भी अवेलेबल हो तो आई इवन राइट नंबर ऑन द पिटिशन, हिज मोबाइल नंबर, तो वो लिख देना। उसके बाद पिटिशन को लिखना। अच्छा, कुछ वकला क्या करते हैं, जो पहला पैराग्राफ होता है जिसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, वो ये करते हैं कि FIR इज़ अटैच एज एनेक्सर ए और उसका एनेक्सर लगा देते हैं जी। बट अच्छी प्रैक्टिस ये है कि एटलीस्ट जो कंटेंट्स ऑफ FIR हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन का कुछ क्रक्स, जिसको आप बोलते हैं ना प्रिसाइज समरी, आप दे दें या प्रेसी आप बना के दे दें, उसके अंदर आपने लाजमी देनी होती है और वो आप दें। उसके बाद आप बताएं कि मैंने बेल फाइल की, बेल मेरी डिसमिस हो गई, वो इस डेट को इस अदालत से इस जज साहब ने नाम नहीं आप लिख सकते, इस कोर्ट से मेरी खारिज हुई थी, लिहाजा मैं इसके बाद है। उसके बाद आपकी ग्राउंड शुरू हो जाती हैं और अगेन आप डिले की ग्राउंड लेते हैं, 154 की वायलेशन की ग्राउंड लेते हैं। आप कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है, यू डोंट पिन पॉइंट कीजिए क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, बट कॉन्ट्राडिक्शन है मेडिकल अकाउंट में, ऑकुलर अकाउंट में, या अगर चेक है तो ये चेक गारंटी चेक था जी, ये श्योरिटी चेक था, ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं था, या ये क्रिमिनल इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का केस नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का केस। तो इस तरह की आप ग्राउंड लिखने के बाद फिर आपके पास कुछ जनरलाइज्ड केस लॉज होने चाहिए। ठीक है। जिस तरह मैं मंजूर एंड अदर्स वर्सेस केस, वो ये कहता है जी कि मिस्टेकन रिलीफ ऑफ अ बेल अगर किसी को दे दिया जाए तो उसको रिपेयरिंग हो सकती है, लेकिन अगर किसी जेन्युइन बंदे को अगर आप बेल डिनाई करते हैं वो रिपेयर नहीं हो सकता। सो इस तरह की जजमेंट्स, कुछ बहुत अच्छी मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट्स अभी रीसेंट पास के अंदर बहुत अच्छी जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने डेवलप की है, वो जजमेंट्स, जनरलाइज जजमेंट्स बेल के ऊपर वो इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। उसके अंदर से क्रक्स निकाल के बाकायदा साइट करके कि कौन सी जजमेंट है ये कर दिया। जो मेन लीथल आपके केस की जजमेंट्स हैं उनको अपने हाथ में रखा, जस्ट क्लोज टू माई चेस्ट, और वो जब आप केस आर्ग्यू करते हैं तो वो उस वक्त आप देते हैं। प्लस उसके बाद प्रेयर का जो एरिया है, तो ये लाजमी लिखिएगा। ये गलती मैं भी बहुत अरसे तक करता रहा, बट आज से कुछ साल पहले मैंने गलती को सुधारना शुरू किया, और वो ये थी कि आपने ये नहीं कह देना कि इट विल बी, आई एम वेरी ग्रेशियसली थैंकफुल दैट बेल बी ग्रांटेड। आपने बाकायदा लिखना है कि under these circumstances it is most humbly prayed that the addend or previous bail may kindly be granted in FIR number this and this, offence under section this and this, dated this and this, police station this and this। ये डिटेल्स लाजमी दें प्रेयर पोर्शन के अंदर, ये अच्छा होता है ये, और जो हमने सीखा है बड़ों से वो, तो ये आप लाजमी दें वहाँ पे। प्लस इस प्लीडिंग्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये जजेस बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आई मस्ट कन्फेस वन थिंग,
मुझे गिनती के कोई 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में, फुल बेंच में, डिवीज़न बेंच में अमाइकस कुराई अपॉइंट किया गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी फ़ाइल बहुत अच्छी प्रिपेयर हुई हुई थी। लेट अलोन कि मैं आर्गूमेंट, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया कैसे किया, लेकिन वो तरीक़ाकार क्या है कि आपके पास अगर 2 जजेज़ हैं हाई कोर्ट में, आपके पास एक जज साहब में हाई कोर्ट में, तो आपने उनके लिए एक केस लॉ की बुकलेट लाजमी बनानी है जिन केस लॉ पे आप रिलाई कर रहे हैं। वाइल रेफरिंग दैट यू प्रेजेंट दैट बुक विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू द ऑनरेबल जज कि सर इसके पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर दिस के, पेज नंबर 11 के पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 4 को अगर आप देखें तो वहाँ से जजमेंट आपने पढ़नी शुरू करनी है। कभी हेड नोट्स को नहीं पढ़ना। हेड नोट्स आर मिसलीडिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कम टू एम्बेरसमेंट बिफोर द जजेस कि जी आप हेड नोट्स पढ़ होते हैं कंटेंट में, और कोई जिस जज साहब ने पढ़ी हो जजमेंट ना, तो बेटा आप ज़रा ये इसके पेज नंबर 40 के ऊपर पढ़ के मुझे बताएं उधर क्या लिखा हुआ, क्योंकि हेड नोट्स ये जो ड्राफ्ट बुक्स बनाते हैं उन्होंने बनाए होते हैं। सो कंटेंट इज़ डिफरेंट, तो आपने कंटेंट में से रेफ़र करना, उसको हाईलाइट करें, उसको फ्लैगिंग करें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने करियर के शुरू में ये सब चीज़ें अपने वालिद साहब से सीखी। मैं मैजिस्ट्रियल कोर्ट हो, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो, चाहे हाई कोर्ट हो, मैं हर जगह इस तरह करता था। और आपकी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है। और एक बड़ा फेमस फिक्रा है, जो दिखता है वो बिकता है। आपने बिकने के लिए अपने आप को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो दिखाना जितनी ज़्यादा खूबसूरती खुशखती होगी आपकी, वो आपको 5-10% आपके एक कंपैटिटर से ऑलरेडी आगे ले जाती है। और इसमें कोई मायूब बात नहीं है कि अगर आपने हज़ारों रुपये फ़ीस ली है या आपने लाखों रुपये फ़ीस ली है, को 5-10 हज़ार या 500-600 हज़ार रुपया फ़ाइल पे लगाने से कोई कुछ नुकसान नहीं हो जाता, आपको कोई महल नहीं खड़ा हो जाना। तो अपनी फ़ाइल के साथ प्यार करना, अपनी फ़ाइल को पालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से अपनी फ़ाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया करें और उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर फ्लैगिंग करके ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड आपने जब अपनी फ़ाइल अदालत में भी रखी हो ना, तो आई एम टेलिंग यू, सीनियर से सीनियर लॉयर भी और यंग से यंग लॉयर भी आपकी फ़ाइल को कभी इधर देख रहा होता है, कभी इधर देख रहा होता है, और वो इस उम्मीद में होता है कि कब जाएगा रोस्टर पर, हम देखें जाके ये क्या करता है। सो इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं, ये रिक्वायरमेंट है इस प्रोफेशन की। सो इस वजह से अपनी ड्राफ्टिंग को खुद करें और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिखाई के अंदर, आपकी ड्राफ्टिंग में, आपकी प्लीडिंग्स में निखार आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन ही जाकर बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करने लग जाएं। आपकी अच्छी अंग्रेज़ी होना डज़ नॉट मीन कि आप एक अच्छे ड्राफ्टर भी होंगे पिटिशंस के, क्योंकि अदालती लैंग्वेज इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डोमेन। और यू लर्न लीगल जार्गन्स जो हैं, इसमें प्रोवर्ब्स आप यूज़ करते हैं, कुछ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, और वो आपको एक अपर एज देते हैं अपने कंपेटिटर से जो उस वक्त अदालत में। सो इस वजह से अपनी ड्राफ्टिंग को खुद करना है, अच्छे तरीके से करना है, और अच्छे तरीके से फ्लैग वगैरह करके आपने करना है। इट गिव्स यू एन अपर एज। बट सर, अपने कई दफ़ा ये एक माइंडसेट देखा है लोअर कोर्ट्स के अंदर भी, स्पेशली मजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर भी, कि पढ़ता कौन है, फ़ाइल किसने पढ़नी है। आप इतनी मेहनत करते हैं, हमने भी केसेस के अंदर फ्लैगिंग करके मजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर बेल जब फाइल की हैं, तो कई दफ़ा वहाँ के जो मजिस्ट्रियल कोर्ट के सीनियर वकला होते हैं, वो आपको कहते हैं कि बेटा यही काम छोड़ के ना, ये स्टेनो से करवा के किसी और चीज़ पर ध्यान दे देते, या कुछ और एक और केस पकड़ लेते। ये पढ़ने किसने है, ये तो जज साहब नीचे चाय पी रहे हैं, इन्होंने कहाँ पढ़नी है। और जो आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं ना, सारा उस पर फोकस करें। तो बड़ी कंफ्यूज एक आपको आइडियोलॉजी दी जाती है वहाँ के भी सीनियर वकला ने भी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, वो तो अब आप ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे। अच्छा शाकिर, कुछ ना हार्ड रियलिटीज़ हैं, और जो आपने बात की है ना, ये अनफॉर्चुनेटली होता है। बट जस्ट इमेजिन, क्या आपका मकसद उस वक्त इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जज साहब सुन नहीं रहे हैं, मुट्ठियाँ बंद करके बैठे हुए हैं, या पेंसिल मुंह में डाली हुई है, उधर उधर देख रहे हैं, साथ साथ रिमांड पेपर को भी डील कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर मैजिस्ट्रियल कोर्ट की बात कर रहा हूँ। रिमांड पेपर भी डील कर रहे हैं, अपने स्टेनो के साथ भी बातें कर रहे हैं, और आप अपने आर्गूमेंट्स कर, या आपका मकसद उस वक्त अदालत में अपने क्लाइंट को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। और याद रखिएगा, इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट कैपेसिटी ना, तो अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और सब आपको सुन रहे होते हैं। जज मजबूर हो जाता है आपको सुनने के लिए। उसके अलावा एक और चीज़ भी आपको बता दूँ, मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो कहा करते थे कि बेशक केस
यानी केस हार जाओ। हालांकि हमारे प्रोफेशन में केस हारने की लेवरेज बहुत कम होती है, बेशक केस हार दो, लेकिन तुम्हारा क्लाइंट ये कहे कि अगली अदालत विच भी मैं इनू वकील करना है, इसका मतलब ये है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि फैसला करना तो तुम्हारा इख्तियार नहीं है, वो तो जज का इख्तियार है। तुमने कौन सा कोई, अगर तुम्हारे इख्तियार में हो तुम तो अभी लिख के दे दो कि हाँ जी इसको बेल दे दो, अभी इसको बरी कर दो, तो तुम्हारा तो ये इख्तियार ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि अगर तुम्हारा क्लाइंट कह रहा है कि अगली अदालत में भी मैंने इसको ही वकील करना है, इसका मतलब तुमने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। सो आपका फोकस उस वक्त ये होना चाहिए कि मैंने आज ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि मुझे यहाँ से और केस मिले, मुझे जज मेरा नाम जाने। जज में जब आर्ग्यूमेंट ख़त्म करो तो पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, किसने आपकी ट्रेनिंग की है, किसने आपको सिखाया है। जज मुझसे पूछे कि आपने फ़ाइल बहुत अच्छी तैयार की हुई है, ना दे रिलीफ। मेरा तो काम अपने क्लाइंट के लिए जो रिलीफ है उसके लिए लड़ना है, आर्ग्यूमेंट करना है, वो आपने कर दिया। अब फैसला करना तो जज का काम है। सो इस वजह से अगर आप डिसहार्ट होने लग जाए तो फिर तो वकालत नहीं हो सकती। और ये वैसे भी जो है ना फ़कीराना पेशा है, ये जितना सब्र और आजमाइश में ये डालता है, दुनिया में कोई और इतना प्रोफेशन नहीं है। सो सब्र, प्रोफेशनलिज्म, हौसला, मेहनत, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हार्श रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो कई दफ़ा प्रैक्टिस में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ये बेल नीचे से तो होनी नहीं, ये तो होनी ऊपर से है। तो जो आम व्यूअर्स उन्हें समझ आती है कि अच्छा ये सेशंस कोर्ट की बेल नहीं है, ये हाई कोर्ट की बेल है, तो उसमें आप उतनी नीचे जान भी नहीं डालते। बिल खसूस अगर हम देखते हैं कि ऑफेंस इतना ही नहीं है सर कि तो ऊपर लेवल से ही हाई कोर्ट से होगी बेल। तो ये बताइए कि क्या ये पहली चीज़, ये कल्चर ठीक है कि क्या जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो क्यों इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स में है कि हमने नीचे से रिलीफ देना नहीं है, ऊपर से ही लें? और दूसरा, क्या ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है या आपने प्रॉपर उस बेल को उसी तरीके से आर्ग्यू करना है जैसे यहाँ से रिलीफ मिल सकता? विशाल देखो, वो क्या कहते हैं ना कि इस प्रोफेशन के अंदर आपने सरवाइव करना है जी। इस प्रोफेशन का जो इनिशियल फेज़ है ना वो सर्वाइवल का है जी। सर्वाइवल के बाद आप जिसका कहते हैं ना समुद्र में टाइड लेवल हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी उठान होती है। सो इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर आपने जान नहीं मारी हुई तो आप वो लास्ट स्टेज वाली उठान नहीं ले सकते। दूसरी ये बात कि यस, बहुत सारी चीज़ें एज अ पॉलिसी मैटर भी होती हैं, बट मेरा तो उस वक्त कंसर्न ही नहीं है पॉलिसी। मेरा तो कंसर्न है कि मैं ऐसे बोलूं कि मुझे वहाँ से काम मिले, मैं ऐसे बोलूं कि मुझे जज एक्नॉलेज करे, मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करूं कि मेरा क्लाइंट समझे कि मेरी दी हुई फीस हलाल हो गई है। सो टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी। सो इस वजह से जो है ना वो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेहनत से अपना काम करें और वो नज़र आ जाता है। यानी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं आज तक, और ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, जिस दिन मेरे केस ना लगे हों मैं ज़रूर जाके किसी ना किसी कोर्ट में बैठता हूँ और वहाँ से बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ पे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और वो आपके मुकदमों में इनडायरेक्टली आपकी फेवर कर रहे होते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है मियाँ साकिब निसार साहब ने एक दफ़ा कहा था कि योर द बेस्ट टीचर इज़ योर अपोजिंग काउंसिल। सो ऑलवेज प्रे दैट योर अपोजिंग काउंसिल इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। सो आपकी जो गलतियाँ वो पकड़ता है, ज़िंदगी भर वो आप गलतियाँ दोबारा नहीं करते। अच्छा सर, हमने अभी रेगुलर प्रोसीजर के बारे में तो बात की है, बट कुछ स्पेशल स्टैट्यूट्स भी होते हैं, तो क्या उसमें कुछ स्पेशल अलग से बेल का प्रोसीजर है या उसको बेल को किस तरह डील किया जाता है? अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मेरे साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था वे बैक इन 2009 आई रेकन। वो ये हुआ था कि CNSA के अंदर, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस के अंदर, मैंने आफ्टर अरेस्ट बेल 497 के तहत फाइल कर दी और उस वक्त बेंच था जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब का। तो मुझे कहते हाउ दिस पिटिशन इज़ मेंटेनेबल। मैंने कहा सर बेल 497 के तहत ही होती है और कैसे होती है? तो उन्होंने कहा कि हैव यू गॉन थ्रू कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट? मैंने कहा यस सर, उसमें द मोस्ट रेलिवेंट इज सेक्शन 9 जो आपको बताता है कि क्वांटिटी का रेशियो और ये हो। तो उन्होंने कहा आई एम गिविंग यू वन एडजर्नमेंट, go read, research and then tell me what the question I ask you कि how this petition is maintainable। वो जब मैं वापस आया मैंने देखा तो बाकायदा एक सेक्शन मौजूद था बेल का CNSA के अंदर। तो इसलिए जो आपके स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं वो बाकायदा बेल को कैटर भी करते हैं, जिनको आप
उस सेक्शन को लिखने के साथ साथ रेड विद 497, क्योंकि मेन मदर लॉ तो आपका CRPC है, तो आप रेड विद करते हैं। सो नारकोटिक्स की केसेस के अंदर CNSA डील करता है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, वहाँ पे बेल की प्रोविज़न है। इसी तरह जो आपकी ये 5247 लगता है पंजाब एंटी करप्शन एक्ट जो है वो उसकी एक बाकायदा कोर्ट है अलहदा से। फिर सेंट्रल जज स्पेशल है, बैंकिंग क्राइम्स ऑफेंसेस कोर्ट है। सो जो आपके स्पेशल स्टैचूट्स हैं उनके लिए आप उन स्पेशल अदालतों में जाके बेल फाइल करते हैं, और वंस इट इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम देयर द नेक्स्ट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट। सो मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट वगैरह नहीं होगा। अच्छा सर, बहुत डिटेल डिस्कशन हमने बेल के ऊपर तो की है, और लॉयर्स के लिए आपने वक्तन फ़वक्तन कुछ टिप्स भी बताई हैं वीडियो के दौरान। लेकिन मैं चाहूँगा जो यंग लॉयर्स हमारे इस सीरीज़ को देख रहे हैं और इस वीडियो को बिलखसूस देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताएं कि जो बेल्स को डील करें स्पेसिफ़िकली उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे अपने क्लाइंट के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको बहुत बेसिक रखने की कोशिश की है ताकि एक जो यंग ग्रेजुएट है उसको समझ आ जाए, क्योंकि हमारे इस पूरी सीरीज़ का टारगेट ही वो है। तो एक्सपीरियंस लोग नहीं, इसलिए मैंने अवॉइड किया केस लॉज को, टेक्निकलिटीज़ को, इन सारी चीज़ों को। बट हैविंग सेड ऑल दैट, जो भी कहा है मैंने, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। हर बेल होने वाली नहीं होती और हर बेल पे हामी भरने वाली नहीं होती। तीसरा, आपकी जो प्रिपरेशन है केस की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है बेल स्टेज पे, क्योंकि ये बेल एक यंग ग्रेजुएट बहुत आसानी से उसको मिल जाती है करने के लिए, और उसके बाद यहीं से उसने आगे केसेस, इसी का ट्रायल, उनके किसी रिलेटिव के केसेस, तो इस वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, हार्ड वर्क इन अ सेंस कि जी आपको अपने फैक्ट्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपको केस लॉज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। और इन सारों को अगर मैं कंक्लूड करूं, और जो इन सारों को ओवरशैडो करती है एक चीज़, वो एक ही चीज़ है कि नेवर मिसगाइड योर क्लाइंट। अगर बेल नहीं बनती, डोंट टेक इट, बट दैट डज़ नॉट मीन कि अब आपके पास अगर 100 केस आए तो आपने 90 फारिग कर दिए, मैंने करने में ही है। सो आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपनी लर्निंग से, आपके पीपल मास्टर की प्रैक्टिसेस की वजह से आपको पता चल जाता है कौन सा मुकदमे में जान है या किस मुकदमे में या किस बेल में जान नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये बेल का केस बन सकता है। सो इस वजह से वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैंने एक हमेशा से पिछले काफ़ी सालों से आज तक जब भी मैंने बेल फाइल करता हूँ, फाइल करने के बाद आपको पता चल जाता है कि वो किस जज साहब के पास गई है। यानी अगर आज आपने सुबह फाइल की है तो आपको पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट के अंदर वो शाम तक आपको पता चल जाएगा। तो कोशिश करें कि आपको ये पता हो वो जज साहब इस केस को कंडक्ट किस तरह करते हैं। हर जज का केस को डील करने का तरीक़ाकार कुछ होता है। कुछ जजेस कहते हैं जी आप बताएं क्या ग्राउंड्स है, आप दिमाग में पैटर्न बना के बैठे कि मैं पहले FIR पढ़ूंगा फिर मैं फ़लानी चीज़ रेफ़र करूँ, वो उसी वक्त आपको पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। यानी ये बहुत अच्छी चीज़ है फौजदारी वकालत की, और बहुत मुश्किल चीज़ भी है कि आपको लाइक इंस्टेंट अपने स्टांस चेंज करने पड़ते हैं। हाँ, येस, ऑन योर फीट, उसी वक्त आपको चेंज करने पड़ते हैं। अपने पूरे जो दिमाग में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना है उसको चेंज करना पड़ता है। सो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, आपने अपने माइंड को इस तरह टेम किया हो कि आप इस तरह कर लें। फिर अगर लोअर कोर्ट है तो आप यानी अगर प्री रेस्ट है तो आपने एड इंटरिम प्री रेस्ट बेल करवा ली है, तो आप उसके बाद जब फाइनल आर्गूमेंट करना है तो 1-2 दिन जाके जज साहब का माइंड देखें वो इस तरह के केसेस में किस तरह फ़ैसले लेते हैं, किन आर्गूमेंट्स को वो अप्रिशिएट करते हैं। यानी ये इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और अगर ये आपकी हार्ड वर्क नहीं है तो फिर आप ब्लाइंड फोल्डेड अदालत में जाते हैं, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना लगा। और सबसे बड़ी बात है, फॉर गॉड से प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। नेवर गो फॉर आफ्टर दीज बार के ओहदेदार के सदर को कर लिया, सेक्रेटरी को कर लिया। ये चीज़ें आपको शॉर्टर रन में तो मॉनेटरी बेनिफिट दे सकती हैं, लेकिन प्रोफेशनल आपको फ़ायदे नहीं दे सकती। और ये भी एक डायलेमा है। आप अगर देखें, नोट करें, बहुत सारे लॉयर्स आपको सारी ज़िंदगी वकालत की इंसेप्शन से लेके वकालत की डेथ तक ज़िला कचहरी में ही आपको मिलेंगे।
उन्होंने कभी अपने आप को ऊपर की अदालतों में एलिवेट नहीं किया। एंड सेम गोज़ फॉर दी जो सेशन कोर्ट के वकील है। सो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने टॉप ऑफ द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। आपका एक नाम होना चाहिए कि आप इन्हें अपनी एक लेगेसी छोड़नी है। सो इस वजह से बेल की हद तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है फौजदारी वकालत का, तो इस वजह से मेहनत से, हार्ड वर्क से, प्रोफेशनलिज्म से, और ट्राई टू डू, जिसे कहते हैं ना, ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ब्रिंग थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लोग कहेंगे ये क्या अनकन्वेंशनल बातें कर रही है, क्या पढ़ी लिखी बातें कर रहा है, लेकिन सूनर देन लेटर वही पढ़ी लिखी बातें अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आपको नज़र आती हैं कि वो साइट कर रहे होते हैं अपनी जजमेंट में डिफरेंट केस लॉज, फॉरेन केस लॉज कर रहे होते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ज़्यादा वो है। और दूसरा कि आपकी मैसिव रीडिंग होनी चाहिए, यानी लॉ जर्नल, लॉ बहुत रैपिडली, बेल के ऊपर ख़ास तौर पे इसके बारे में कहा जाता है मोम की नाक है, जिधर मर्जी मोड़ लो। और ये इसी तरह होता है हमारी सुपीरियर जुडिशरी की जजमेंट्स को अगर आप देखें, बहुत रैपिडली लॉ चेंज होता है। सो यू नीड टू कीप अप द पेस कि आपको पता चले कि अब लॉ क्या है, अब लॉ क्या, अब क्या लॉ क्या। यानी एक स्टेज थी जब यह कहा जाता था कि आप डीपर एप्रिसिएशन में नहीं जा सकते, अब डीपर एप्रिसिएशन में भी जाते हैं। सो ये लॉ बहुत तेज़ी से चेंज है। तो आपको ट्रिक्स ऑफ द गेम जो करंटली प्रिवेलेंट हो उनका पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से एज पर माई एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन रही है फ़ौजदारी मुकदमात के एक बहुत ही अहम टॉपिक लॉ ऑफ बेल के ऊपर मियाँ अली हैदर साहब के साथ। हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इतनी डिटेल डिस्कशन की है। इन्हीं के साथ हम आगे लॉ ऑफ रिमांड और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त।